नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन का रामबन रेलवे समान विज्ञान। आपको इस बुक में मिलेगा पिछले 10 वर्ष का यानी 2014 से लेकर 2024 तक सभी रेलवे का एग्जाम का पूछा हुआ टीसीएस क्वेश्चन यानी 19,000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन इस बुक में आपको मिलेगा। और इस बुक में रेलवे के सभी एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है यानी एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं 2025 में, तो आप लोग 1 से 2 बार जो है इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इस पूरे बुक का सलूशन आपको हमारे इस चैनल पर अपलोड होगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको पूरे बुक का सलूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इस बुक में जो दिया गया है वो फिजिक्स दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है, जीव विज्ञान दिया गया है और इसी के साथ कंप्यूटर और पर्यावरण विज्ञान भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यानी प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको थ्योरी भी इस बुक में मिलेगा। तो आज हम लोग कंप्लीट जो है थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो टीसीएस का क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे बुक का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। आज लगभग 1 से लेकर आप जो है लगभग 6-7 चैप्टर तक जो है हम लोग मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले जितने भी साथी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। अगर आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKY जीके मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इकाई चैप्टर का जो है सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और इसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रथम क्वेश्चन है कि पदार्थ और ऊर्जाओं की प्रकृति और गुणों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो ये भौतिकी यानी भौतिकी विज्ञान में जो है ये पदार्थ, ऊर्जा और प्रकृति के गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो। लेकिन भौतिक का पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु भौतिक का जनक कौन है। तो परमाणु भौतिक का जनक अगर आपसे पूछे तो ये रदरफोर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड जो है ये परमाणु भौतिक का जनक है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है ये होमी जे भाभा है। किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त चयनित मानक को कहा जाता है, तो उसे इकाई कहते हैं। यानी इकाई कहते हैं किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए इकाई का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इकाइयों को वर्गीकृत किया गया है तो 2 प्रकार से, यानी इकाइयों को वर्गीकृत किया गया है 2 प्रकार से। ये बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है, ये बुक है। सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो इकाई को 2 वर्ग में बांटा गया है। एक वर्ग है मौलिक इकाई है और एक प्राप्त इकाई यानी व्युत्पन्न इकाई और मौलिक इकाई है। इसी को व्युत्पन्न इकाई भी कहते हैं। चलिए, इन 2 प्रकार कौन-कौन है? तो एक मौलिक इकाई हो जाएगा और एक प्राप्त इकाई हो जाएगा। वह मौलिक मात्राएँ जो किसी अन्य मात्रा से प्राप्त नहीं की जाती है कहलाती है, तो ये मौलिक इकाई कहलाता है। और ये 7 प्रकार का होता है। मौलिक इकाई 7 प्रकार का होता है और ये अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक मात्राएँ 3 प्रकार की मापन प्रणाली में व्यक्त की जाती है। जो मौलिक मात्राएँ हैं, उसमें जो है 3 प्रकार की मात्रक प्रणाली प्रचलित है। कौन-कौन? तो एक सीजीएस हो जाएगा, एक एमकेएस यानी सीजीएस, एमकेएस और एक है एफपीएस। चलिए सभी को जानते हैं। तो इसमें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लंबाई को मापने के लिए अलग-अलग पैमाने होते हैं। इससे अगर सीजीएस में बात करें तो लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर के रूप में नापते हैं, एमकेएस प्रणाली में मीटर में मापते हैं और एफपीएस में फुट में मापते हैं। अगर भार यानी वेट का बात करें तो सीजीएस प्रणाली में ग्राम में मापते हैं
और एमकेएस प्रणाली में इसी को किलोग्राम में मापते हैं और एफपीएस में पाउंड में मापते हैं, लेकिन समय को सभी में सेकंड में ही मापते हैं। यानी लंबाई हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर, फुट हो जाएगा। भार अगर बात करें तो सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम और एफपीएस में फुट हो जाए यानी पाउंड हो जाएगा, जबकि समय सभी का जो है मात्रक समान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन जो है यहीं से रिपीट होगा। चलिए अगला है मात्रक है। द्रव्यमान का जो मात्रक है ये किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई का जो मात्रक है ये मीटर हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड होता है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक समान है, तो ये जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। और पदार्थ का जो मात्रक है इसका मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रक का मात्रक जो है ये मोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। परिकत्व का मात्रक हेनरी हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला हो जाएगा। संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये सभी एसआई मात्रक है, ये सभी एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कि कोष्कीय तीव्रता तो लक्स हो जाएगा, यानी कोष्कीय तीव्रता लक्स हो जाएगा। चलिए चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस हो जाएगा। चालकता जो है इसका एसआई मात्रक जो है ये सीमेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए धारिता, तो धारिता का मात्रक फैराडे होता है। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक हेनरी बेक्यूरेल होता है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। विभवांतर जो है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला है विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आयतन का मात्रक जो मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू। चलिए अगला है क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। और सेल्सियस का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप क्या है, तो ये एसआई है, यानी एसआई जो है ये एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप है। इसी से जो है एसआई प्रणाली बना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक वैश्विक रूप से स्वीकृत मात्रक प्रणाली कौन है, तो ये एसआई सिस्टम यानी एसआई प्रणाली है। यानी एक वैश्विक रूप से यानी सभी जगह जो मान है ये एसआई प्रणाली ही सभी जगह आपको मान दिखाई देगा, यानी सभी देश में एसआई प्रणाली ही मान है। भौतिक मात्राएं दो भागों में विभाजित है, कौन कौन, तो ये अदिश और सदिश। इन सदिश और अदिश जो है ये भौतिक मात्रा के दो भाग है। चलिए वह भौतिक मात्रा जिसमें केवल मात्रक होती है और कोई दिशा नहीं होती है, यानी केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होते हैं, उसे अदिश मात्रक कहते हैं। और अदिश राशि जो है कौन कौन है, तो ये मास, लंबाई, समय, ये सभी जो है ये अदिश राशि है। जबकि जो सदिश का परिभाषा होता है कि जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों हो, यानी मात्रक और दिशा दोनों हो, यानी परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में वेग हो गया, गति हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी सदिश राशि है। चलिए अगला है कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष में प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों आइंस्टीन जो है ये सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में दिया था, 1905 में दिया था, ना कि 1915 में, यहाँ मिस हो गया है, यानी 1905 हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कितने जूल के बराबर होती है, तो ये 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है अगर आपसे जूल में पूछे तो ये 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, नहीं आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि 310 केल्विन तापमान पर लगभग कितने फ़ारेनहाइट होगा, नहीं 310 केल्विन पर फ़ारेनहाइट पूछा है, तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए लंबाई का एसआई मात्रक अभी बताए थे ऊपर में, तो मीटर हो जाएगा, जो कि ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2022 में। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड वेग वाले पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, तो देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है 14 है और वेग 28 है, तो जब दोनों का गुना कीजिएगा तो 392 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर किस चीज़ की उपस्थिति का पता लगाता है? तो जो वोल्ट मीटर है दोस्तों, ये विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है, यानी वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाना। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा यंत्र सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा की दिशा को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, यानी धारा की दिशा अगर पूछे तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। वाहन में कौन सा यंत्र लगाया जाता है जो यात्रा की गई दूरी को दर्शाता है? तो यात्रा की गई दूरी को दर्शाता है ये ओडोमीटर, ओडोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो जो भूकंप की तीव्रता है ये स्केल मर्केल स्केल से मापी जाती है। जूल किस चीज़ की इकाई है? तो जूल कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का ऐसे मात्रक जूल होता है। झूठ पकड़ने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ हो जाएगा, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट की ऐसा यंत्र जिससे एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीर को एक साथ देखा जा सकता है उसे कहते हैं? तो ये स्टीरियोस्कोप हो जाएगा। न्यूटन किस चीज़ की इकाई है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक पूछा है तो एसआई मात्रक वाट होता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो मानव शरीर की ऊर्जा ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का उपयोग करते हैं, यानी ऊर्जा की मात्रक कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बेकुरल हो जाएगा, बेकुरल रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक होता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन से, डॉप्सन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र का उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं? तो ये इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। केल्विन से सेल्सियस तापमान में बदलने के लिए दिए गए तापमान से कितनी यानी घटाई जाती है? तो केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है, यानी केल्विन से आपको सेल्सियस में आना है, तो इसमें से 273 माइनस करना होगा, यानी केल्विन में से 273 को माइनस करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो यहाँ यानी 273 घटाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी सर्किट में धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो एमीटर जो सर्किट में जोड़ते हैं ये श्रृंखला क्रम यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को। बालाघाट, यानी यहाँ पे बल हो जाएगा, बल आघूर्ण या बल घात है। तो इस जो बल है इसका मात्रक न्यूटन होता है। तरंग वेग यानी वेग कैसा है मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व जो है, सापेक्ष घनत्व इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष घनत्व का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी कोई नहीं। किस यंत्र का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु में आवेश है या नहीं? तो यह इलेक्ट्रोस्कोप से जांच करते हैं कि जो वस्तु है उसमें आवेश है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र का उपयोग द्रव की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो द्रव की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किस यंत्र का उपयोग विकिरण को मापने के लिए उपयोग करते हैं? तो गीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण को मापने के लिए करते हैं। चलिए वाट प्रति स्टीरेडियन किसका ऐसा मात्रक है? तो वाट प्रति स्टीरेडियन जो है ये दीप्तिमान तीव्रता का ऐसा मात्रक है, जो कि एलपी में ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल पर सेकंड। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। चलिए पावर कैसे मात्रक, तो ये वाट होता है। पावर का सूत्र तो यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बट्टे समय हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये दोनों का ऐसा मात्रक जो है ये समान होता है, यानी जूल हो जाएगा। चलिए लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है लाइट ईयर में मापते हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध जो है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये एसएससी में पूछा गया है। तो प्रतिरोध जो है इसका ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब के SI मात्रक, तो दाब जो है इसका SI मात्रक पास्कल हो जाएगा, दाब के SI मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा जो है इसका SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए, भौतिक राशि एंट्रोपी की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन हो जाएगा। भौतिक राशि एंट्रोपी का इकाई जूल पर केल्विन। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का जो SI मात्रक होता है ये मोल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का व्यावसायिक इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी भौतिक राशि का जो इकाई है वो वोल्ट पर एम्पियर है, यानी वोल्ट पर एम्पियर है। तो ये प्रतिरोध है, यानी V बराबर IR होता है। तो यहाँ से R हम लोग निकालेंगे तो V बट्टे I हो जाएगा, यानी एम्पियर हो जाएगा। इसी को वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो इसका आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए, लेंस की शक्ति कि SI इकाई क्या होता है, तो लेंस का जो SI मात्रक होता है शक्ति का, ये डायोप्टर, यानी लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं। फोकस लंबाई का जो मात्रक होता है, ये फोकस लंबाई ये मीटर में मापते हैं, फोकस लंबाई को मीटर में मापते हैं। चलिए, विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक तो ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो है इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रेलवे में पूछा गया है। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं दूरी को मापने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर जो है, विभवांतर को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, वोल्ट मीटर जो कि विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोप्टर बराबर कितना मान, यानी एक डायोप्टर का मान कितना होता है, तो एक डायोप्टर जो है इसका मान एक मीटर में अगर पूछे तो मीटर यानी 1/m होता है, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा M-1, यानी मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि अदिश राशि कौन है, यानी आपसे पूछा कि अदिश राशि बताइए कौन है। तो इसमें से कह रहा कि अदिश राशि बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यानी संवेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। बाकी जो ये ऊर्जा है एक प्रकार का अदिश राशि है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों सदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी विभव मापी मूलतः एक क्या है, तो विभव मापी से दोस्तों क्या मापते हैं, तो ये एक प्रकार विभव मापी जो है एक प्रकार का मापन उपकरण है जिससे वोल्ट मीटर मापते हैं। तो ये एक प्रकार का मापन उपकरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है ये किस में मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डेसिबल में, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की प्रबलता। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका SI मात्रक है, तो सभी लोग जानते हैं ये दूरी का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा, यानी दाब जो है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका SI मात्रक जो है दोस्तों ये पास्कल होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन समय का SI मात्रक नहीं है, यानी कौन समय का SI मात्रक नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये प्रकाश वर्ष, जो कि ये दूरी का SI मात्रक है ना कि समय का। तो ये ऑप्शन ए जो है ये समय का मात्रक नहीं है। चलिए, त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, एक नैनोमीटर आपसे पूछा है कि बताइए एक नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जब ऊपर कीजिएगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए, यानी किसी भी हवाई जहाज़ या किसी भी ऊंचाई मापने के लिए, किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, तो ये अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचाई को मापने के लिए। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, यानी रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा जो है ये विकसित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि रिएक्टर पैमाने को 1935 में विकसित किया गया था। कौन किया था? तो ये चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर जो है बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है ये हो जाएगा, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दृढ़ गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, लंबाई को अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा? यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो है इसका मात्रक का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो दूरी है इसका सही मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, यानी खगोलीय यूनिट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए भौतिक राशि में कौन सा जो है सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कौन सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये समय। ये समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है, यानी सापेक्ष राशि समय नहीं है, मूल राशि है। चलिए, उद्देश्य एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो उद्देश्य में दोस्तों क्या नहीं होता है? तो आपको पता है, यानी उद्देश्य में जो है ये दिशा नहीं होता है, यानी परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा मिलान जो है वो सही हो जाएगा? चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। करेक्ट, कौन सा जो मिलान है सही मिलान कीजिए। चलिए, तो वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 किलो वाट है तो 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर हो जाएगा, यानी 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। और 1 एचपी एम्पियर बराबर 746 वाट, यानी 1 एचपी बराबर 746 वाट हो जाएगा। अगर ऑप्शन का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? बताइए 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 किलो वाट घंटा है, तो इसको हम लोग जूल में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो एक बार बराबर जो है दोस्तों ये 10⁻5 पास्कल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10⁻5 पास्कल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि कौन है? तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये एक प्रकार का सदिश राशि है, यानी कोणीय संवेग जो है सदिश राशि है। चलिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी आपसे पूछा कि विभवांतर का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा ये क्या होगा? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? तो 1 कूलम्ब बराबर जो है 1 वाट होता है। 1 कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड जो है बराबर हो जाएगा वाट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों ये जो एसआई मात्रक है ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का एसआई मात्रक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूर्य को देखने के लिए जो है ये हीलियोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी कौन एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं, हाँ द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है।
बाकी संवेग जो है सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और कोणीय वेग भी सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या हो जाएगा? तो प्रतिबल जो है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में मल्टीमीटर होता है, यानी मल्टीमीटर से मल्टीमीटर जो है ये कहाँ पर होता है? तो जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, मल्टीमीटर से जो है हम लोग वोल्ट मीटर, करेंट, ओम मीटर सभी मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मल्टीमीटर से वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर यानी सभी मापते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई मात्रक होता है, एन जी का मात्रक भी वही है और जो डैश का है। तो सबसे पहले जो एसआई मात्रक होता है गुरुत्व त्वरण का, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि इसके जो ये जो एसआई मात्रक है इसी का एक और किसका एसआई मात्रक समान होता है? तो दोस्तों ये त्वरण हो जाएगा, यानी गुरुत्व त्वरण और जो है दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। त्वरण और स्मॉल जी का मान जो है ये समान होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं ये धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है ये दूरी मापते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर जो है अमीटर से कहाँ लगाया जाता है? तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो अमीटर में निम्न विद्युतीय प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और अमीटर में कम विद्युत खिंचाव होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक। तो बल जो है इसका एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, तो इसका एसआई मात्रक जो है ये न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो जो दबाव है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी जो दबाव है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या मापते हैं? तो जो एंगस्ट्रॉम है ये क्या मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तरंगदैर्घ्य को मापता है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है तो उसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता, यानी उसका परिमाण जो है ये शून्य नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एक सॉफ्ट को, यानी एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा टेकोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो जो विद्युत आवेश है इसका एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, ये कूलम हो जाएगा, ऑप्शन बी कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो है 1000 शक्ति के बराबर होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में जो है ये 10 लाख, यानी कहते हैं इसका 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। चलिए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका भी आंसर सभी लोग जानते हैं, यानी 1/1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.001 मिमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। चलिए कह रहा है कि आवेग जो है कि आवेग से क्या मापते हैं? तो आवेग से जो है दोस्तों ये भार मापते हैं, यानी आवेग नाप है तो भार का माप है। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? यानी कौन सा प्रवाही मापन जो है एक प्रकार का क्षेत्र मीटर है? तो ये पिटोट ट्यूब हो जाएगा, पिटोट ट्यूबो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है, यानी इसका ऐसा मात्रक मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है दोस्तों क्या मापते हैं? तो पवन का वेग मापते हैं, पवन का वेग मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि 5.5 किलोवाट घंटा का जो है आप लोग इस करा इसमें यानी जूल में बदलने के लिए कह रहा है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6। जब इसको 5.5 से गुना कीजिएगा, 5.5 से गुना कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, यानी इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा यानी 19.8 गुने 10 पावर 6 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंदता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मंदन को ही हम लोग त्वरण भी कहते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, यानी किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये यानी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी सदिश जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो एक पास्कल बराबर जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी पास्कल का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक पास्कल, और पास्कल को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर भी कह सकते हैं, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक अदिश राशि नहीं है? यानी कौन एक अदिश राशि नहीं है, यानी मतलब कौन एक सदिश राशि है? तो ये बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि। तो यहाँ पे जो बल है वो अदिश राशि नहीं है, यानी एक प्रकार का ये सदिश राशि है। चलिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोधकता पूछा है तो ये ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए बेल जो है किसकी एसआई मात्रक है? तो बेल जो है दोस्तों ये इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से किसी का भी एसआई मात्रक जो है ये बेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका समय निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो कौन जो है ये समय का मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। चलिए कौन वेक्टर राशि है, यानी कौन एक सदिश राशि है? तो बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए डैश का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड जो है दोस्तों ये किसका ऐसा मात्रक होता है? तो इस शक्ति, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड जो है ये शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। चलिए कौन सी मात्रक और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है? चलिए जो फ्रीक्वेंसी है ये हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा ये हर्ट्स हो जाएगा। मैग्नेटिक चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर दाब, तो दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और लास्ट है ऑप्शन इलेक्ट्रिक यानी कंडक्शन, तो ये सीमेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे मतलब सीमेंस हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन बी गलत दिया गया है। चलिए एक फेमटो बराबर कितना मीटर होता है? तो एक फेमटो बराबर 10 पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्वरण जो है तरंग वेग का ऐसा मात्रक, तो वेग अगर लगा रहे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी वेग कैसे मतलब मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैंडेला जो है, कैंडेला ये मात्रक है। तो ये ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है कैंडेला। गैलन समानता, गैलन जो है समानता डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो गैलन का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं? तो ये हो जाएगा यानी गैलन का उपयोग आयतन की माप के रूप में, यानी आयतन के माप के लिए गैलन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का समात्रक मीटर होता है, तो अभी बताए थे आपको। तो तरंगदैर्घ्य जो है इसका समात्रक मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्को लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इक्को लोकेशन जो है, इक्को लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन क्या है
देखिए भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं। नहीं, जो भार और बल ये दोनों का ऐसे मात्रक समान होता है, तो इसका सही मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप का उपयोग जो है पानी के अंदर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलान हम लोग करते हैं। देखिए चुंबक फ्लक्स घनत्व जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो चुंबक फ्लक्स घनत्व जो है इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, तो एक का एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्व प्रेरण इसका एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा, तो दो का बी हो जाएगा। चुंबक फ्लक्स इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, तो ये भी तीन का सी हो जाएगा। चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक हेनरी हो जाएगा। और है, चलिए इतना ही था। तो एक का ए, दो का ये नहीं होगा, एक का ए, दो का बी, तीन का सी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे मिस हो गया है। देखिए एक मिनट, चुंबक फ्लक्स घनत्व जो है इसका ऐसा मतलब टेस्ला हो जाएगा। स्वप्रेरण की ऐसे मतलब हेनरी हो जाएगा, स्वप्रेरण का ऐसा मतलब हेनरी हो जाएगा। और चुंबक फ्लक्स का जो ऐसा मतलब हो जाएगा वो वेबर हो जाएगा। यानी स्वप्रेरण का ऐसा मतलब हेनरी और चुंबक फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर हो जाएगा। तो हो जाएगा एक का एक, दो का सी और तीन का बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो विभवांतर को मापने के लिए जो है ये वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टेकोमीटर का उपयोग टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो टेकोमीटर से जो है चाल मापते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चाल मापते हैं। कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई जो है एक समान है, तो एक समान किसकी ऐसा मात्रक है, तो अभी बताए थे यानी बल और भार दोनों का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता जो है इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, तो ये कैंडेला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से युग्म जो है वो समान नहीं है, यानी किसका ऐसा मात्रक जो है वो समान नहीं है, तो चाल और वेग ये दोनों का ऐसा मात्रक जो है ये समान होता है। कार्य और ऊर्जा इसका भी ऐसा मात्रक समान होता है। दूरी और विस्थापन इसका भी ऐसा मात्रक जो है वो समान होता है, दोनों का ऐसा मात्रक मीटर। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है, यानी जूल इसका ऐसा मात्रक मीटर और इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जबकि जो लास्ट वाला है कि बल और दाब, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और जो दाब है इसका ऐसा मात्रक पास्कल होता है, यानी दोनों विपरीत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ये ओम होता है, यानी ऑप्शन बी ओम हो जाएगा। किस उपकरण से विद्युत धारा मापते हैं, तो विद्युत धारा जो है ये एमीटर से मापते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा मात्रक यानी कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक कौन है, तो मोल का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये मोल का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक एच डैश के समान होता है, यानी एच का जो बीमा है ये किसके समान होता है, तो एच का जो मात्रक होता है दोस्तों बीमा ये कोणीय संवेग के समान होता है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ये कोणीय संवेग के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट। चलिए एम्पियर सेकंड किसका ऐसा मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश का ऐसा मात्रक है, तो ये आवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आवेश का ऐसा मात्रक है। चलिए कोणीय वेग की बीमा क्या होता है, तो कोणीय जो वेग है इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों टी इनवर्स वन। टी इनवर्स वन कहाँ पे है,
तो T−1 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये कोने बेग का बीमा है। चलिए, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है दोस्तों, यानी शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई ये वाट होता है, यानी शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। वाणिज्य इकाई पूछे तो वो किलोवाट हो जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो वाट हो जाएगा। चलिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तापमान का ऐसा मात्रक नहीं है? तो तापमान का ऐसा मात्रक दोस्तों कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तीनों है, लेकिन केल्विन जो है ये तापमान का ऐसा मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये डी गलत दिया गया है। चलिए, एक म्यू यानी माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो एक जो माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन आपसे यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसमें 100 से भाग दीजिएगा। एक मिनट, इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। चलिए, नूरी साल क्या होता है? नूरी साल जो है ये क्या होता है? तो नूरी साल जो होता है दोस्तों, ये एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला, यानी एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला होता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें टोटल जो है ये 88 ऑब्जेक्टिव दिया गया था। चलिए, यहाँ से क्विक एग्जाम रिमाइंडर भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से भौतिक राशि का जो परिभाषा दिया गया है वह भौतिक राशि जो है एक पदार्थ या प्रणाली की वह विशेषता जिसे माप के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये यानी माप से निर्धारित कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई प्रणाली। तो एसआई जो प्रणाली है ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली भौतिक राशियों को मापने के लिए विश्व भर में स्वीकृत प्रणाली है, जैसे कि हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये विश्व में सभी जगह ये मान है। नेक्स्ट है मूल इकाई। तो जो मूल इकाई होता है एसआई में, मूल इकाई वह होती है जो सभी अन्य इकाइयों को परिभाषित परिभाषित करती है। जो मूल इकाई होती है वो एसआई में जो मूल इकाई होती है वो अन्य इकाइयों को परिभाषित करती है, यानी अन्य इकाइयों को जो है ये परिभाषित करती है, ये खुद को परिभाषित नहीं करती है, जिससे इससे अन्य इकाई बनता है। ये जो मूल इकाई होता है इसी से अन्य इकाई बनता है। तो मूल इकाई कौन कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। तो जो मूल इकाई है 7 प्रकार के, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, उसके बाद पदार्थ की एसआई मात्रक मोल है, कैंडेला है, ये सभी एसआई मात्रक है, यानी 7 जो मूल इकाई है उसी का ये एसआई मात्रक दिया गया है। अब जो व्युत्पन्न राशि होता है 2, कह रहा कि ये इकाई जो है ये 7 मूल इकाइयों से व्युत्पन्न होती है। जो व्युत्पन्न इकाई होती है, जो 7 मूल इकाई है, इसी से ये बना होता है। जैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन का ऐसा मतलब जो है न्यूटन होता है, और या केजी मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो ये 7 इकाई से ही बना हुआ है, यानी जो व्युत्पन्न राशि होता है वो मूल इकाई से ही बना होता है। जैसे जूल हो गया, तो जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिखते हैं। नेक्स्ट है आयाम। आयाम क्या होता है? तो भौतिक राशि की प्रकृति को मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी भौतिक राशि की जो प्रकृति है उसे मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई को एल, द्रव्यमान को एम, यानी इसी को बीमा हम लोग कहते हैं। तो ये बीमा हो गया, यानी ये भौतिक राशि को ही प्रदर्शित करता है। चलिए, नेक्स्ट है आयामी सूत्र। किसी भौतिक राशि की मूल राशि के रूप में व्यक्त करने वाला, यानी जो आयामी सूत्र होता है ये किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करने वाला सूत्र होता है। जैसे एल टी इनवर्स, एक मिनट, जैसे हो गया बेग, तो बेग को हम लोग एल टी इनवर्स 1 लिखते हैं, ये आयामी सूत्र से ही लिखते हैं। बल का जो बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2, ये आयामी सूत्र से ही लिखते हैं। चलिए, उसके बाद आयामी विश्लेषण, ये क्या होता है? तो यह एक विधि है जिसका उपयोग समीकरण को, यानी समीकरण की संगति की जांच करने या इकाइयों को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंक। महत्वपूर्ण अंक क्या होता है? कि मापी गई राशि में वे अंक जो उसकी सटीकता को दर्शाती है। जैसे 2.54 में 3 महत्वपूर्ण अंक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण अंक है। शुद्धता क्या होता है? तो जो शुद्धता होता है यह दर्शाता है कि
माप यानी कि मापा गया मान वास्तविक मान के कितना करीब है। ये शुद्धता प्रदर्शित करता है कि जो मापा गया ये मान है वो कितने वास्तविक मान के कितने करीब है। चलिए अप्रोक्स लेते हैं। जैसे सटीकता हो गई, सटीकता यह दर्शाता है कि समान मापों के परिमाण कितने नज़दीक है, यानी समान मापों की जो परिमाण है वो कितने नज़दीक है, ये सटीकता से मापते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो मात्रक दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए जो व्युत्पन्न राशि होता है ये इकाई 7 मूल इकाइयों के संयोजन से बनती है। प्रमुख व्युत्पन्न इकाई दिया गया है। जितने भी जो व्युत्पन्न राशि है वो मूल इकाई से ही बना हुआ है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल कैसे मतलब मीटर स्क्वायर होता है तो हम लोग एम स्क्वायर लिखते हैं। आयतन जो है मीटर क्यू होता है, मीटर घन मीटर होता है तो एम क्यू लिखते हैं। वेग जो है मीटर पर सेकेंड होता है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड यानी एम मीटर पर सेकेंड यानी मीटर को एम से और समय को एस से सूचित करते हैं। त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का मतलब न्यूटन होता है यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दाब का मतलब पास्कल जिसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना होगा ऊर्जा और कार्य दोनों कैसे मतलब जूल होता है और जूल को हम लोग न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। शक्ति कैसे मतलब वाट होता है और इसको हम लोग जूल पर सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू लिखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्यू दिया गया है, प्रति सेकेंड क्यू लिखते हैं। विद्युत आवेश जो है इसका ऐसा मतलब कूलम होता है और इसको एम्पियर सेकेंड भी लिखते हैं। जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है और हम लोग वाट प्रति एम्पियर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू एम्पियर लिखते हैं। धारिता का ऐसा मतलब फैराडे होता है लेकिन हम लोग कूलम पर वोल्ट लिखते हैं या जो है कूलम पर वोल्ट लिखते हैं। एक मिनट, या सेकेंड एम्पियर स्क्वायर प्रति केजी मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के समय तक ओम होता है। ओम को इसे डिनोट करते हैं और इस जो हम लोग या इसको वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। इसी को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू एम्पियर स्क्वायर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है चालकता, तो चालकता या सीमेंस, तो चालकता का ऐसा मतलब होता है एम्पियर पर वोल्ट या सेकेंड क्यू एम्पियर स्क्वायर प्रति केजी मीटर स्क्वायर लिखते हैं। चुंबक फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है तो वेबर को वोल्ट पर सेकेंड यानी वोल्ट सेकेंड लिखते हैं या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है चुंबक फ्लक्स घनत्व, तो चुंबक फ्लक्स घनत्व जो है इसका ऐसा मतलब टेस्ला होता है। इसी को हम लोग जो है एक मिनट वेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर लिखते हैं। प्रेरकत्व का ऐसा मतलब हेनरी होता है, इसको हम लोग वेबर प्रति एम्पियर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर लिखते हैं। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मतलब ल्यूमेन होता है और हम लोग कैंडेला स्टेडियन लिखते हैं, कैंडेला स्टेडियन लिखते हैं। प्रकाश मानता यानी प्रकाश मानता का ऐसा मतलब लक्ष्य होता है, ठीक है। या इसको हम लोग जो स्टेडियन कैंडेला स्टेडियन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं या इसको हम लोग एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आवृत्ति, तो आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज होता है या 1 प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कुछ मात्रक दिया गया है। किलो 1 किलो बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ मीटर होता है या मिलीमीटर अगर बात करें 10⁻−3 हो जाएगा। चलिए 1 मेगा बराबर 10⁻6 मीटर, गीगा बराबर 10⁻9 मीटर होता है, यानी ये सभी मीटर में दिया गया है। इसी को जब उल्टा कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। चलिए जैसे 1 मेगा बराबर 10⁻6 मीटर मीटर, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा 1 गीगा बराबर 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट है एक मिनट ये किलो है, ठीक है। 1 मिनट, ये किलो 1 किलो बराबर 10⁻3 मीटर, 1 मिली बराबर 10⁻−3 मीटर, 1 मेगा बराबर 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रो बराबर 10⁻−6 मीटर, 1 गीगा बराबर 10⁻9 मीटर, 1 नैनो बराबर 10⁻−9 मीटर, टेरा बराबर 10⁻12 मीटर, पिक्को बराबर 1 पिक्को बराबर 10⁻−12 मीटर। टेरा पूछे 10⁻12 और पिक्को पूछे तो 10⁻−12 मीटर हो जाएगा। चलिए पेटा तो ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा। फेमटो 10⁻−15 मीटर। एक्सा तो 10⁻18, एट्टो पूछे 10⁻18 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
जेटा तो 10⁻21 मीटर, जेप्टो तो 10⁻−21 मीटर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एट्टो, तो ये हो जाएगा 10⁻24 मीटर, एक्टो तो ये 10⁻−24 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, मोशन और गति। इसका सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे बुक का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट जल्द ही अपलोड हो, तो जल्दी से आप लोग नेक्स्ट लिख के जो है कमेंट कीजिएगा। जल्दी से जितने भी साथी देख रहे हैं पहली बार, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट ही जल्द अपलोड हो, तो सभी लोग कमेंट में नेक्स्ट जो है लिख के जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है मोशन और गति, और इसका प्रथम क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम क्वेश्चन की समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसे गति कहते हैं। समय के साथ स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा वास्तविक रूप से यात्रा की जाने वाली दूरी को कहा जाता है, तो ये दूरी हो जाएगा। यानी किसी वस्तु द्वारा वास्तविक रूप से यात्रा की जाने वाली दूरी को दूरी कहते हैं। चलिए किसी बॉडी के आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे कम दूरी को कहा जाता है, तो यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वही बात यहाँ पे दिया गया है कि आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक व्यक्ति गिरते हुए लिफ्ट में समान त्वरण के साथ ये हल्का महसूस होगा। यानी जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति गिर रहा हो, तो उस समय अगर त्वरण समान रहे तो वो वजन में हल्का महसूस करेगा। चलिए समान गति से चल रही वस्तु का त्वरण होता है, तो अगर वस्तु प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ये दोनों समान रहे, तो यहाँ पे त्वरण जो है ये शून्य हो जाएगा। यानी अगर दोनों एक एक है, तो यहाँ पे त्वरण जो है ये शून्य हो जाएगा। यानी इसका आंसर शून्य हो जाएगा। उपग्रह की पृथ्वी के निकटतम बिंदु को पेरिजी कहते हैं। उपग्रह की पृथ्वी के निकटतम बिंदु को पेरिजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी दिए गए दिशा में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। पृथ्वी पर बचाव वेग का मान जो है, यानी पलायन जो वेग है, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। यानी पलायन वेग का जो मान है 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। चलिए 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग क्या हो जाएगा, तो ये 11.2 किमी पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किमी पर सेकेंड ही होता है। सभी के लिए यहाँ पे भी पूछा है कि 40 ग्राम के लिए बताइए, तो इसका भी जो है पलायन वेग समान होगा 11.2 किमी पर सेकेंड। चलिए किस बल के बिना वस्तु या कण का वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है, तो ये अभिकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय बल ना हो तो वृत्ताकार पथ पर जो है ये गमन नहीं कर पाएगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है, अगर अभिकेंद्रीय बल अनुपस्थित रहे तो ये संभव नहीं होगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। भूमध्य रेखा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, ये भी अभिकेंद्रीय बल का ही कारण है। मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल चालक का झुकना, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही साइकिल चालक झुकते हैं। अगर वो नहीं झुकेगा तो साइकिल चालक जो है वो गिर सकता है। चलिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो ये बाहर की ओर लगता है। यानी अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है, और जो अभी अपकेंद्रीय बल है, अभी मतलब अंदर, अपकेंद्रीय मतलब बाहर, तो ये बाहर की ओर लगता है। जैसे कपड़े सुखाने का जो मशीन है ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। मक्खन निकालने का जो मशीन होता है ये भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सूखा सफाई करने वाला, तो ये भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। मौत का कुआं भी, ये भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप गति क्या होता है, तो प्रक्षेप गति का आपसे उदाहरण पूछा है। तो तोप से निकला गोला, ये प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। मान चलिए ये इसी को प्रक्षेप गति कहते हैं। यहाँ पहले ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, तो इसी को प्रक्षेप गति कहते हैं। जो तोप से गोला निकलता है ये भी प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट की गति, ये भी प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। हवाई जहाज से गिराया गया बम, जो हवाई जहाज से कोई भी वस्तु गिराते हैं या बम, ये भी प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद, यानी छत पर कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से फेंकेगा तो इस प्रकार जो है वस्तु गिरेगा। बल्ले से मारी गई गेंद भी, ये सब जो है प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। घूर्णन यानी घूर्णी गति क्या होता है, तो घूर्णी गति का उदाहरण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णी गति का उदाहरण है।
लट्टू का नृत्य करना, ये भी घूर्णी गति का ही उदाहरण है। पंखे की ब्लेड की गति, ये भी घूर्णी गति का ही उदाहरण है। यदि हम छत से एक गेंद को गिराते हैं और उसी समय दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, तो दोनों गेंद जो है पृथ्वी पर अलग-अलग आएगा। यानी अलग-अलग स्थानों पर, लेकिन एक ही समय पर पहुँचेगी। यानी कोई वस्तु को छत से नीचे की ओर गिराते हैं या कोई वस्तु को क्षैतिज की ओर फेंकते हैं, तो दोनों जो वस्तु है वो समान समय में ही जो है नीचे पहुँचेगा। यानी एक ही समय पर जो है पहुँचेगी, कहाँ पर? तो नीचे, यानी पृथ्वी पर जो है एक ही समान पहुँचेगा। चलिए, तोप से निकले जो गोला होता है, गोले का पथ परवलयाकार होगा, लेकिन लंबी दूरी का मिसाइल का जो पथ होगा वो परवलयाकार नहीं होगा। यानी तोप से जो निकला हुआ गोला रहेगा वो परवलयाकार होगा, लेकिन जो मिसाइल होता है, लंबी दूरी का जो मिसाइल होता है, ये परवलयाकार नहीं होता है। किस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक नाभिकीय बिंदु पर स्थित होता है? तो ये केपलर का पहला नियम है। यानी केपलर के पहले नियम के अनुसार ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य ग्रह की कक्षा में एक नाभिकीय बिंदु पर स्थित है। ये केपलर का नियम कहता है। पिंड का अधिकतम सीमा तक पहुंचने के लिए उसे कितने, यानी 45 डिग्री कोण पर जो है फेंका जाना चाहिए। यानी अगर आपको अधिकतम दूरी पर फेंकना है तो आपको 45 डिग्री कोण पर जो है इसको फेंकना होगा, तब जाके जो है ये अधिकतम दूरी तय करेगा। सूर्य के चारों ओर घूमते समय ग्रह की जो गति होती है वो सूर्य के निकटतम होने पर अधिकतम होती है। यानी सूर्य की जो गति होगा अधिकतम, सूर्य गति अधिकतम कहाँ होगा? तो जब सूर्य के निकट आएगा, तो इसकी गति जो है वो अधिकतम होगा। चलिए, सूर्य से दूर स्थित ग्रह की परिक्रमा अवधि क्या हो जाएगा? तो परिक्रमा अवधि पूछा है, यानी समय पूछा है, तो ये अधिक हो जाएगा, यानी अधिक समय लगेगा। यानी अगर पास रहेगा तो ये अधिक चाल से चलेगा, तो यहाँ पे समय कम हो जाएगा, लेकिन जब दूरी रहेगा तो यहाँ पे जो चाल है वो कम हो जाएगा और जो समय है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समय पूछा था, यानी अवधि पूछा है, तो अवधि जो है ये बढ़ जाएगा। सूर्य के निकट स्थित ग्रह की जो परिक्रमा अवधि होती है वो कम होती है, यानी दूर रहने पर यह अवधि अधिक होती है और निकट रहने पर यह अवधि कम हो जाएगी, यानी समय का जो अवधि है वो कम हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार का गति है? ये घूर्णी गति का उदाहरण है। ग्रह की गति के नियम केपलर ने दिया था, यानी ग्रह की गति का जो नियम है ये केपलर ने दिया था। चलिए, अगला क्या है कि वेग में परिवर्तन की जो दर है इसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। जहाज की गति को नॉट्स में मापते हैं, जहाज की गति को नॉट्स में मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तोप से निकले जो गोले होते हैं, उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, यानी इसका आंसर परवलयाकार हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पिंड को पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर उठाकर फेंका जाए तो अधिकतम सीमा पाने के लिए 45 डिग्री से कम कोण पर फेंका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भाला और डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अधिकतम सीमा प्राप्त करने के लिए क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री से कम कोण पर प्रक्षेप को फेंकते हैं, यानी या तो 45 डिग्री या 45 डिग्री से कम कोण पर जो है इसको फेंकना होगा अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए। चलिए, चाहे पिंड को 45 डिग्री पर फेंका जाए या 90 डिग्री कोण पर, दोनों ही स्थितियों में क्षैतिज सीमा जो है वो समान रहती है। यानी किसी पिंड को या तो आप 45 डिग्री पर फेंकिए या 90 डिग्री पर, इसमें जो सीमा होगा क्षैतिज सीमा ये समान रहती है। चलिए, क्षैतिज वृत्त में समान गति से चल रहे पिंडों के लिए क्या स्थिर रहता है? तो दोस्तों ये गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी क्षैतिज वृत्त में समान गति से चल रहे पिंडों के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो समान रहती है। चलिए, यहाँ सब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु स्थिर होती है या गति में होती है तो उस पर अध्ययन किया जाता है, तो उसे यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थितिकी और एक गति, यानी एक स्थितिकी और एक गति होता है। स्थिरता को, यानी स्थिरता का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो स्थितिक कहते हैं, यानी स्थिरता को अध्ययन को स्थितिकी कहते हैं। गति के अध्ययन को गतिकी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है,
गतिकीय और बल गतिकी। तो काइनेटिक्स और किनेमेटिक्स गतिविद्या के उप विभाग है, गतिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक्स शरीर की गति और उस पर कार्रवाई करने वाले बलों के बीच संबंधों को निरूपित करता है। काइनेमेटिक्स जो है एक ही दिशा में गति की स्थिति के बिना उस गति के बीच विस्थापन, वेग, त्वरण और समय के अध्ययन करती है। यानी काइनेमेटिक्स जो है ये गति की स्थिति के साथ, यानी गति की स्थिति के बिना, यानी गति के स्थिति के बिना उस गति के बीच विस्थापन, वेग, त्वरण और समय का अध्ययन करती है, जिससे उस गति को कारण से नहीं देखा जा सकता, यानी उस गति को कारण से नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ डाउट है। नेक्स्ट है यानी पैरामीटर्स फार्मूला, जो कि गति का होता है। तो गति माइनस, एक मिनट, जो गति बराबर होता है दूरी बटे समय, या इसको हम लोग मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। यानी गति का बराबर होता है दूरी विस्थापन बटे समय, इसी को हम लोग विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड लिखते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड। त्वरण वेग का परिवर्तन, यानी त्वरण वेग का परिवर्तन बटे त्वरण बराबर होता है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा भी बराबर होना चाहिए। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग यानी मीटर लिखते हैं बटे समय। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक मिनट, ये तो तुरंत कैसे मात्रक होता है, लेकिन जो वेग का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, और पहले से एक समय होता है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि तुरंत कैसे मात्रक होता है। यानी ये हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, और इसका ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। चलिए, मोशन यानी गति के प्रकार दिया गया है। यानी स्थानांतरण गति का उदाहरण है चलते वाहन, ये स्थानांतरण गति का उदाहरण है। रेखीय गति का उदाहरण कौन है, तो लिफ्ट की गति, ये रेखीय गति का उदाहरण है। वक्रीय गति का उदाहरण है रॉकेट की गति, ये वक्रीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति का उदाहरण कौन है, तो घूमता हुआ पहिया, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। स्विंग की चलन, ये अनादत गति का उदाहरण है। पृथ्वी का घूमना, ये कालिक गति का उदाहरण है। पृथ्वी का घूमना कालिक गति का उदाहरण है। पेंडुलम जो है ये सरल हार्मोनिक्स गति का उदाहरण है। पेंडुलम सरल हार्मोनिक्स गति का उदाहरण है। वृत्ताकार गति यानी ग्रह की कक्षा, ये वृत्ताकार गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है संवेग। देखिए, किसी बॉडी के द्रव्यमान और वेग का गुना जो है ये संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुना ही संवेग कहलाता है। चलिए, ये जो है ये संदर्भीय मात्रक है, नहीं सदिश राशि है। इसका ऐसा जो मात्रक हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराटे, यानी जो कराटे खिलाड़ी एक इंजन को तोड़ने के लिए, यानी एक इंजन को तोड़ने के लिए जल्दी हमला करता है, क्योंकि जो मोमेंटम हो, यानी यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम जो यानी संवेग अधिक हो। न्यूटन की गति का नियम बताइए। तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक में गति का नियम स्थापित किया था। किस पुस्तक में, तो ये प्रिंसिपिया पुस्तक में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया था। तो यह विचार न्यूटन के गति के नियम में दिया था कि जो वस्तु के मध्य का जो बल होगा हमेशा बराबर और विपरीत होगा, ये न्यूटन जो है गति के नियम में दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला नियम जो है इसका जो परिभाषा है क्या है। तो प्रत्येक शरीर अपना शांति अथवा समरूप गति में सीधी रेखा पर बनी रहती है, जब तक कि उसे किसी बाहरी और संतुलित बल द्वारा मजबूर नहीं किया जा सके। यानी जो स्थिर में है वो स्थिर में रहेगा, जो गति में है वो गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये न्यूटन का गति का पहला नियम है। चलिए, यह नियम जो है गैलीलियो के इनर्शिया के नियम पर आधारित है। इससे बस में यात्री जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है न्यूटन का दूसरा नियम।
मोमेंटम का परिवर्तन यानी संवेग परिवर्तन दृष्टिकोण से बाहरी असंतुलित बल के सीधे समरूप होता है। यह बल को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है, यानी जो गति का दूसरा समीकरण है इससे बल को व्यक्त करते हैं। यानी बल बराबर होता है, बल का समीकरण F बराबर ma होता है, जो कि न्यूटन का यानी गति का दूसरा समीकरण है। चलिए नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम। प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक क्रिया के बराबर और उल्टी यानी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हो गया रॉकेट का प्रवाहन, जैसे रॉकेट जब जलता है तो पीछे की ओर जो आगे निकलता है, जिससे रॉकेट आगे की ओर जाता है। तैराकी, तैराकी में जो है ये भी न्यूटन के तीसरा नियम पर ही कार्य करता है। उड़ान करने वाले पक्षी भी न्यूटन के तीसरा नियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट है जड़त्व। ये क्या होता है? तो एक वस्तु की विशेषता जो बिना किसी बाहरी बल के अभ्यंतर स्वयं अपनी स्थिति बदलने में असमर्थ है, इसी को इनर्शिया कहते हैं, नहीं जड़त्व कहते हैं। चलिए डैश ने इनर्शिया का नियम खोजा था, यानी जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम ये किसने खोजा था? तो ये गैलीलियो ने खोजा था। किसने? तो गैलीलियो ने। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, कौन कौन? तो शांति का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो गति का जड़त्व का उदाहरण कौन कौन है? तो एक एथलीट लंबी छलांग लेने से पहले कुछ दूरी चलता है, यानी कुछ दूरी दौड़ता है, तो ये गति का जड़त्व हो जाएगा। शांति का जड़त्व कौन है? तो शांति के जड़त्व का जो उदाहरण हो जाएगा कि जब ट्रेन चलने लगती है तो उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये जो है शांति यानी विराम का जड़त्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दिशा का जड़त्व। ये क्या होता है? तो ऑटोमोबाइल का घूमता हुआ पहिया टंगेशियल बाहरी मिट्टी को फेंकता है, ये दिशा का जड़त्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पलटन यानी परिक्रमण देखेंगे। यदि एक पलटता हुआ शरीर अपनी धुरी पर घूमता है तो इसे कहते हैं, तो इसे स्पिन मोशन या घूर्णी मोशन कहते हैं। जैसे हो गया पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, इसी को हम लोग परिक्रमा कहते हैं। नहीं, अब 24 घंटे में एक बार घूमता है फिर दोबारा घूमता है, इसी को हम लोग अपने अक्ष पर परिक्रमा कहते हैं। चलिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की चारों ओर घूमती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे परिक्रमण काल कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये परिक्रमण काल हो जाएगा, परिक्रमण काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि प्रक्षेपण गति। प्रक्षेपण गति क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक वस्तु की गति को कहा जाता है, तो ये प्रक्षेपण गति कहते हैं। प्रक्षेपण पथ जो है, प्रक्षेपण पथ को कहा जाता है, तो ये ट्राजेक्टरी कहते हैं। एक प्रक्षेपित गति अधिकतम दूरी पर पहुंचती है जब प्रक्षेपण का कोण हो, तो ये 45 डिग्री कोण हो, तो ये अधिकतम दूरी पर जो है ये पहुंचती है। चलिए प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपित गति का पथ हमेशा होता है, तो ये पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट है जो मोशन है, मोशन के आयाम। देखिए मोशन के आयाम जो है, ये मोशन के प्रकार विशेषता उदाहरण। एक आयामी गति का उदाहरण कौन कौन है? जैसे एक आयामी जो गति है ये सीधी रेखा पर सीमित गति एक आयामी गति होता है। रेल पर चलने वाली ट्रेन, रेल पटरी पर चलने वाली जो ट्रेन होता है, ये एक आयामी गति का उदाहरण है। जबकि 2 आयामी गति का कौन हो जाएगा? 2 आयामी गति होता है एक समतल में सीमित गति, झील में चलने वाली नाव जो है ये 2 आयामी गति होता है। 3 आयामी अंतरिक्ष में स्थानांतरण गति, और ये 3 आयामी का उदाहरण हो जाएगा, जैसे अंतरिक्ष में गैस के अणु, ये सभी जो है 3 आयामी गति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है? चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यानी हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया था, तो ये गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ये जो नियम है ये गति का तीसरा नियम है। चलिए जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में जो है गिर जाते हैं, कौन सा नियम इस पर परिभाषित परिस्थिति को व्याख्या करता है?
तो रुका हुआ वस्तु जब चलेगा तो न्यूटन का प्रथम गति हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा का व्याख्या किया जा सकता है तो न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा, यानी परिभाषा दिया गया है तो पहले नियम हो जाएगा, परिभाषा प्रथम नियम हो जाएगा। और अगर बल का सूत्र पूछे यानी F बराबर ma, ये बल का सूत्र है तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, दूसरा नियम बल का सूत्र हो जाएगा। परिभाषा पूछे तो प्रथम नियम हो जाएगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो परिवर्तित होती है, तो दिशा में परिवर्तित होती है। नहीं, एक समान दिशा में जब वेग समान हो तो इसका दिशा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पे दिशा जो है ये परिवर्तित होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो ये F बराबर ma हो जाएगा। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह होता है तो ये जड़त्व के कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। गति का दूसरा नियम संबंधित है तो ये संवेग से संबंधित है। चलिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है ये बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। अगला है कि न्यूटन की गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो जो दीवार पर गेंद टकरा कर वापस लौटता है ये न्यूटन के तीसरे नियम यानी गति का तीसरे नियम के कारण। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है तो लागू बल के समानुपाती होता है। चलिए, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति का नियम का प्रकाशन वर्ष तो इस 1687 में ये प्रकाशन हुआ था। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। क्यों? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल के अनुभव करता है, यानी अपने बाहों को पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि उसे समय मिल सके और उसे कम बल का अनुभव हो सके। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसे बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। न्यूटन गति का जो विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है तो रॉकेट लॉन्च, ये न्यूटन गति का तीसरा नियम का जो है व्याख्या करता है, रॉकेट लॉन्चर। चलिए, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात जो NTH के समानुपाती होता है, जहाँ n का मान होना चाहिए तो n का मान 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है तो ये स्थिर होता है, यानी रॉकेट पर जो प्रणोद है ये स्थिर होता है। नेक्स्ट है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करे। तो ये गति का जड़त्व जो है उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करता है। चलिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश कारण ये हटता नहीं है तो ये जड़त्व के कारण हटता नहीं है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये जड़त्व कहलाती है। देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों? तो गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था तो ये गैलीलियो ने। जड़त्व है तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करती है, यह बल होता है तो ये जड़त्व का बल होता है, यानी यह बल जड़त्व होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से ढका दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास कवच में गिर जाता है, यह कथन जो है जड़त्व का ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि
14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का समवेग क्या हो जाएगा? तो 392 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान गुने वेग होता है। चलिए, आवेग तुल्य है तो संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है ये संवेग होता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें जो है गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहती है। वेग का यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग तो दोगुना रहेगा, लेकिन जो गतिज ऊर्जा होगा ये 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान पिंडों की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग जो है ये दुगुना हो जाता है। एक टकराव में हमेशा होता है, तो एक टकराव में हमेशा संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर 4 kg मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटक होगा तो ये विपरीत दिशा में होगा, यानी प्रत्यास्थ जो संघटक होगा ये विपरीत दिशा में होगा। चलिए, यदि संवेग और वेग दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा? तो दोस्तों संवेग बराबर द्रव्यमान गुने, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी इसका आंसर संवेग बटे वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड के संवेग को उनके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह बल जो हमेशा हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो बाहर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर धक्का के बारे में कह रहा है, तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। लट्टू का घूमना ये केंद्रीय विमुख बल हो जाएगा। लट्टू का घूमना केंद्रीय विमुख बल हो जाएगा। चलिए, अगला है जब बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी तो मैकेनिकल हो जाएगा। रोलर कोस्टर की सवारी में बल कार्य करता है, तो ये अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करती है। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि कोई पिंड और रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, तो इसे वक्र रेखीय गति कहेंगे। नेक्स्ट है कि यदि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है, तो एक समान वृत्तीय गति में जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है, तो उसका वेग और दिशा, यानी प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग और दिशा बदल जाता है। नेक्स्ट है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा, यानी समय भी जो हो जाएगा, आवर्तकाल को समय कहते हैं, तो ये भी बढ़ जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहते हैं तो समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की दिशा की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी केंद्र की दिशा की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए, अब हम लोग गति के यहाँ पे 3 सूत्र दिया गया है, आपको इसी 3 सूत्र से सारे न्यूमेरिकल जो है ये बन जाएगा। ये गति का प्रथम फॉर्मूला है, यानी प्रथम सूत्र का प्रथम गति का प्रथम नियम जो है इसी का फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रथम लॉ हो जाएगा। इस सेकंड लॉ का फॉर्मूला है s बराबर, यानी s जो है ये दूरी हो जाएगा, यानी विस्थापन या ऊंचाई इसको कह सकते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड गति का सेकंड नियम का फॉर्मूला है। ये थर्ड नियम का फॉर्मूला है, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसी तीनों नियम से हम लोग सारे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, प्रथम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है कि एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं तो गेंद को ज़मीन तक पहुँचने में 15 सेकंड लगता है, यानी ऊपर से नीचे आने में 15 सेकंड का समय लगता है। गेंद को प्रारंभिक रूप से किस ऊंचाई से गिराया गया था यह भी बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी गति का समीकरण उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ समय आपसे दिया गया है और आपसे ऊंचाई पूछा है, तो जब भी समय दिया रहे और ऊंचाई पूछे तो हम लोग गति का
सेकेंड यानी जो गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे जब भी समय दिया रहे और ऊंचाई पूछे तो हम लोग गति का सेकंड लॉ लगाएंगे। इसमें जो प्रारंभिक वेग है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इसमें प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक स्थान पर जो है जी काम करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे त्वरण के स्थान पर गुरुत्व त्वरण काम करेगा और इसका मान जो है दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी का मान 10 मीटर लेंगे। चलिए, तो सेकंड फार्मूला होता है न्यूटन गति का, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को हम लोग एच लिखेंगे, यू टी यानी यू को हम लोग जीरो मानेंगे तो यू टी पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक स्थान पर जी लेंगे तो हाफ जी का मान 10 लेंगे और टी जो है ये 15 सेकेंड है। तो एच जो है टोटल ये 1125 मीटर हो जाएगा और ये गति का सेकंड फार्मूला हो जाएगा, यानी गति का सेकंड नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार जिसकी प्रारंभिक वेग 1 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी प्रारंभिक वेग हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, 10 मिनट तक चलने के बाद, यानी टाइम भी दिया गया है, 10 मिनट चलने के बाद रुक जाती है, यानी यह रुक गई। रुकने से ठीक पहले उसकी जो अंतिम वेग था यानी भी दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो आपसे पूछा कि बताइए त्वरण क्या हो जाएगा, यानी त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है भी माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम को हम लोग सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। और जो फॉर्मूला बताए थे आपको कि भी त्वरण बराबर, त्वरण निकालने का फॉर्मूला था भी माइनस यू बटे टी। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो अंतिम वेग जो है कितना दिया गया है, देखिए अंतिम वेग 5 है और प्रारंभिक वेग 1 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे समय जो है ये 600 हो जाएगा, सेकेंड में बदलेंगे 600 हो जाएगा। इसी को जब काटिएगा तो ये 0.0066 मीटर स्क्वायर जो है ये त्वरण निकलेगा यहाँ से, यानी 4 बटे 600 का मान ही ये दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्या है कि एक खिलौना गलती से एक बच्चे के द्वारा छत से गिराया जाता है, यानी एक खिलौना को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, गिरा दिया जाता है। ज़मीन तक पहुंचने में पहले खिलौना का अंतिम गति जो है, यानी खिलौनों को अंतिम बिंदु तक यानी ज़मीन तक पहुंचने से पहले खिलौने का जो अंतिम वेग है यानी भी अंतिम वेग दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इमारत की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी आपसे ये ऊंचाई पूछा है। जब अंतिम वेग दिया रहे तो गति का थर्ड लॉ लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस, यानी एक स्थान पर जी काम करेगा। यहाँ भी जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और अंतिम वेग जो है आपको दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे यहाँ से हम लोग इमारत की ऊंचाई यानी एस ऊंचाई हो जाएगा, इमारत की ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, देखिए थर्ड लॉ लगाएंगे, गति का थर्ड लॉ बराबर होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी का मान 8 है तो 8 64 हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा, 2 के स्थान पर 2 और एक के स्थान पर हम लोग जी लेंगे, एक स्थान पर जी लेंगे और जी का मान 9.8 लेंगे और एस हमको यहाँ से निकालना है। तो एस बराबर हो जाएगा 64 बटे यानी 98, 9.8 गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो दूरी निकल जाएगा वो 3.26 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समीकरण वेग समय का संबंध दर्शाता है। तो वेग समय का संबंध जो है यानी गति का प्रथम नियम में दर्शाता है भी बराबर यू प्लस ए टी। इसमें वेग हो जाएगा और समय हो जाएगा, यानी वेग और समय, यहाँ पे वेग और समय पूछा है तो वेग और समय को दर्शाता है गति का प्रथम समीकरण। तो ये कहाँ दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला है कि एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण यानी त्वरण का मान दिया गया है और आपसे करा कि त्वरण से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड गति में 5 सेकंड में बदलती है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग 5 है और अंतिम वेग 10 है और टाइम भी दिया गया है टी, टाइम भी दिया गया है। तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, यानी आपसे दूरी पूछा है, दूरी का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग गति का सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा यानी हाफ ए टी स्क्वायर त्वरण ए हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जो है ये 5 है
अंतिम समय भी 5 है, प्लस हाफ 1 का जो तुरंत है, तुरंत का मान 1 है और टाइम जो है 5 है, तो 5 25 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा, 5 25 यानी 25 में 12.5 जोड़िएगा तो 37.5 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गति के समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये गलत दिया गया है। देखिए v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये थर्ड लॉ है। तो यहाँ से जो एक मिनट 2s को इधर लाइएगा तो 2as ये जो है ये गलत दिया गया है। देखिए जब इसको 2s की ओर लेकर आइएगा बी स्क्वायर को तो ये प्लस हो जाएगा, जबकि यू स्क्वायर इधर है। यू स्क्वायर को यहाँ पे लाइएगा, यू स्क्वायर को इधर से प्लस में है तो यहाँ पे लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। यानी वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ये गलत दिया गया है। यानी ए जो है गलत फार्मूला है, बाकी जो है ये तीनों सही फार्मूला दिया गया है। चलिए गति का दूसरा समीकरण किसके बीच का संबंध को दर्शाता है। तो दूसरा समीकरण होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये एस यानी दूरी हो जाएगा और टी यानी समय हो जाएगा। तो दूरी और समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रारंभिक रूप से स्थिर स्थिति से एक नाव सीधी रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड की गति 3 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर दर से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय में नाव के द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा है, बताइए। तो यहाँ भी समय दिया गया है। देखिए समय कितना दिया गया है, तो 8 मीटर दिया गया है और अंतिम वेग यहाँ पे दिया गया है। अंतिम वेग जो है ये 3 मीटर, ये त्वरण दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है। तो जो दूरी निकालेंगे समय दिया गया है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक स्थान पर हम लोग तुरंत जो है 3 लेंगे क्योंकि 3 दिया गया है। टाइम जो है 8 है तो 8 64 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा 32 हो जाएगा और 32 दिया 96 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो विस्थापन आएगा वो 96 मीटर आएगा। यहाँ पे मीटर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 96 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक वस्तु अपनी स्थिर स्थिति से चलना शुरू करती है और ये 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त करती है। 2 सेकंड में ये इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इसका त्वरण बताइए। नहीं, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो अंतिम वेग जो है ये 5 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 0 है बटे 2। तो 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा समीकरण समान त्वरण वाली गति का समीकरण नहीं है। यानी समान त्वरण वाले गति का जो समीकरण नहीं है, यानी कौन फार्मूला जो है ये गलत दिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। यानी भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, ए टी साथ होता है, तो जो कि ए टी अलग अलग कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर स्थिति से चलना शुरू करते हुए सोने की साइकिल की गति 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो साइकिल का त्वरण क्या हो जाएगा। यानी स्थिर यानी विराम अवस्था से जब साइकिल चलती है तो 30 सेकंड में ही इसका जो वेग हो जाएगा वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी अंतिम वेग जो है दिया गया है 6 मीटर, टाइम दिया गया है आपको 30 सेकंड और आपसे पूछा है कि त्वरण बताइए। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी हो जाएगा 6/30, यानी 6/30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 यानी 1/5 का मान होता है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन क्या है इसका न्यूमेरिकल का। देखिए यहाँ पे 2 गेंद दिया गया है और फर्स्ट गेंद का जो द्रव्यमान है यानी 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, यानी दोनों बेग का जो द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है और दोनों बेग का जो दोनों गेंद का जो है बेग भी दिया गया है। एक का बेग है 6 मीटर प्रति सेकेंड और जो दूसरा गेंद है 2 किलोग्राम वाला, इसका बेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड और क्या दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यानी दोनों गेंद एक दिशा में जा रही है और टकराव के बाद जो दोनों गेंद जब टकराती है एक वस्तु से
तो टकराव के बाद जो 5 किलो वाला गेंद है, इसका वेग हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले इसका वेग था, पहले जो वेग था इसका 6 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद जो है इसका वेग होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो बच गया है, यानी 2 किलोग्राम वाला जो गेंद बच गया है, कह रहा कि इसका वेग बताइए टकराने के बाद क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का, ये निकालने का फॉर्मूला होता है m1 u1 यानी प्रारंभिक वेग प्लस m2 u2, ये दोनों का प्रारंभिक वेग दिया गया है, बराबर m1 v1 यानी अंतिम वेग, पहला का अंतिम वेग प्लस दूसरा का अंतिम वेग। तो प्रथम जो है 5 केजी का द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसका वेग 6 है, प्लस दूसरा 2 किलोग्राम की वस्तु है, इसका वेग 2 है, बराबर पहला है 5 किलोग्राम की वस्तु, टकराने के बाद जो इसका वेग होता है ये 5 होता है, प्लस दूसरा है 2 केजी का वस्तु, इसका जो वेग पूछा है, वेग इसका पूछा है आपसे, 6×5 = 30, 4 × 34 हो जाएगा, और ये 25, इसमें से 25 घटाएंगे, बराबर 2v2, यानी इसका वेग पूछा है। तो 34 में से 25 घटाएंगे तो 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा, 4.5 इसका आंसर आएगा, 4.5। देखिए यहाँ पे 4.5 दिया गया है, यानी v2 का मान 4.5 आएगा। चलिए ये था न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दिया गया है गति से संबंधित। देखिए प्रथम पॉइंट है कि न्यूटन के अनुसार कोई वस्तु तभी गति करेगी जब उस पर कोई बाहरी बल यानी असंतुलित बल कार्य करेगी, यानी कोई बाहरी जाल यानी बल हो जाएगा, यहाँ पे बाहरी बल या असंतुलित बल कार्य कर रहा हो। तो ये प्रथम पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि कोई वस्तु का त्वरण 2 चरम पर निर्भर करता है। पहला है कोई भी वस्तु, न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण जो है 2 चरम पर निर्भर करता है, वस्तु पर लगने वाले शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान, यानी बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक बल जो हर स्थिति में गति के विरुद्ध कार्य करेगा वो घर्षण है, यानी एक बल जो हर स्थिति में गति के विरुद्ध कार्य करेगा वह घर्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई कार अचानक रुकती है तो पिछले सीट पर रखी वस्तु आगे की ओर उछल जाती है, यह जड़त्व के कारण होता है, यह जड़त्व के ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रॉकेट पृथ्वी से मंगल तक 10,000 मीटर प्रति सेकंड गति से यात्रा कर रहा है। यदि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, यानी इस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, तो यात्रा के दौरान इसकी गति जो है ये स्थिर रहती है, यानी और इस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो इसका जो गति हो जाएगा वो स्थिर ही रहेगा, यानी समान ही रहेगा। नेक्स्ट कि यदि वस्तु गतिमान नहीं है तो द्रव्यमान बढ़ने पर बल बढ़ने के कारण आने वाला त्वरण जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है कि न्यूटन का नियम जो द्रव्यमान और बल के बीच संबंध का वर्णन करता है वह बल और त्वरण का नियम है, वह बल और त्वरण का नियम है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें जड़त्व भी होगा, यानी किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें क्या होगा, तो जड़त्व भी होगा। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़त्व अधिक होता है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़त्व जो है ये अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरा पूरा शरीर रेत में नहीं डूबता क्योंकि रेत मेरी पैरों को पीछे ढकेल रही है। न्यूटन का तीसरा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। चलिए अगला है कि बंदूक का पीछे हटना और रॉकेट की गति का न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। बंदूक के पीछे हटना ये रॉकेट गति ये न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। जब दो कण टकराते हैं तो एक दूसरे पर समान बल, समान आवेग और समान संवेग परिवर्तन का अनुभव करता है। किसी बल का आवेग शून्य हो सकता है भले ही बल शून्य ना हो। न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि एक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को आकर्षित करता है, एक कण जो है हर दूसरे कण को आकर्षित करता है, ये न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। एक बल के साथ जो उनके द्रव्यमानों के उत्पादन के सीधे अनुपातिक होते हैं और यह बल उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में F बराबर जी को सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। हमारी दुनिया में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान यानी कैपिटल जी जो है इसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दो वस्तुओं के बीच एक सीधी रेखा में होती है। यह हमेशा आकर्षक होता है, यानी ये हमेशा आकर्षक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सूर्य चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से दुगुना होता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि द्रव्यमान एक भौतिक शरीर का गुण है और शुद्ध बल लगाए जाने पर त्वरण की प्रति इसके प्रतिरोध का माप है। द्रव्यमान कैसे मतलब किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्या है कि शरीर का द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी शरीर जो है इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी वस्तु का वजन वस्तु पर लगने वाले बल की मात्रा से संबंधित होता है, या तो गुरुत्वाकर्षण के कारण या प्रतिक्रिया बल के कारण जो है उसे अपनी जगह पर रखता है। द्रव्यमान वजन के समान नहीं है, द्रव्यमान जो है वजन के समान नहीं है। वजन कैसे मतलब न्यूटन होता है। किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण प्राप्त होती है उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं, इन्हें उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी SI इकाई जो इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। यानी संवेग ऐसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले का संवेग हमेशा टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। टक्कर के से पहले का संवेग हमेशा टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। चलिए अगला क्या है, किसी सतह के लंबवत या समान दिशा में लगाए गए बल को जोर कहा जाता है। यानी किसी सतह के लंबवत या समान दिशा में लगाए गए बल को जोर कहा जाता है। बल और इस प्रकार जोर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूटन के रूप में मापा जाता है। यानी बल कैसा मतलब न्यूटन होता है। दबाव यानी P किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया गया बल है, जिस पर वह बल वितरित होता है। दबाव जो है इसका ऐसे मात्रक पास्कल होता है। दबाव का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। संवेग जो है न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। संवेग न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। कार में सवार एक व्यक्ति जड़त्व के कारण राजमार्ग पर बहुत तेज बाएं मोड़ से गुजरते समय दाईं ओर फिसल जाता है। किन्हीं दो द्रव्यमानों वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान होता है। यानी किन्हीं दो द्रव्यमानों वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है बल ये विद्यमान रहता है। यदि घोड़े को दो पैरों पर खड़ा किया जाए तो वह पहले से दोगुना दबाव डालेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप समुद्र के नीचे जितना गहराई में जाएंगे पानी का दबाव जो है आप पर उतना ही अधिक होगा। यदि हम अपने डायफ्राम को नीचे खींचते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों में चली जाती है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है और दबाव यानी आयतन बढ़ जाने से दबाव जो है ये बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से दबाव भी बढ़ जाता है। चलिए, यदि हम एक वस्तु का द्रव्यमान को दुगुना कर दें लेकिन कुछ भी ना बदले तो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दुगुना हो जाएगा। जैसे जैसे वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है ये कम होता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की माप को वजन कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को वजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो किसी वस्तु का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से अधिक होगा। नेक्स्ट क्या है कि कोई वस्तु जो स्वतंत्र रूप से गिरती है उसका वजन शून्य होता है। एक सीमित और संपीड्य तरल पदार्थ में कहीं भी होने वाला दबाव परिवर्तन पूरे तरल पदार्थ में इस तरह प्रसारित होता है कि वही परिवर्तन होता है। यानी एक सीमित और संपीड्य तरल पदार्थ में कहीं भी होने वाला दबाव परिवर्तन पूरे तरल पदार्थ में इस तरह प्रसारित होता है कि वही परिवर्तन होता है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। बृहस्पति जो है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्या है कि किसी पिंड का अधिकतम भार बृहस्पति में होगा, यानी किसी पिंड का जो अधिकतम भार होगा बृहस्पति में होगा।
ध्रुव पर किस बृहस्पति पर होगा? ध्रुव पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होगा। ध्रुव पर जो भार होगा वो भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कारण इसका कारण यह है कि विषुवत रेखा पर अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है। विषुवत जो रेखा है वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का जो प्रभाव है ये अधिकतम होता है। ध्रुव पर अभिकेंद्रीय बल शून्य होता है। ध्रुव पर अभिकेंद्रीय जो बल है ये शून्य होता है। गहराई के साथ बढ़ने वाले दबाव को झेलने के लिए बांध की दीवार को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग जो है तरल दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है यदि वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य करता है। एक द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है यदि वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिस पर बल जो है कम, एक मिनट, यदि वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य करता है कम कर दिया जाए तो दबाव बढ़ जाएगा। यानी कार्य क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे, क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो जो दबाव है ये बढ़ जाएगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है लगभग 625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी की सतह से 16.6 यानी पृथ्वी की सतह का 16.6% है। यानी चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगता है इसका वेग 625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि पृथ्वी के सतह का 16% है। नेक्स्ट है गति और वेग से संबंधित पॉइंट। किसी पिंड की गति उस पिंड की गति की दर की माप है या इकाई समय में शरीर द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। ये जो इकाई समय में शरीर द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। स्पीड क्या होता है? तो वेग डिस्टेंस इन टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम हो जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। किसी पिंड के वेग की इकाई समय में किसी दिए गए दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए वेग जो है ये डिस्टेंस इन गिव डायरेक्शन बटे टाइम टेकन हो जाएगा। यानी डिस्टेंस है सॉरी वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट इन विस्थापन बटे टाइम हो जाएगा। यानी न्यूनतम जो दूरी होता है विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन बटे समय इसी को वेग कहते हैं। किसी पिंड के त्वरण को समय के साथ पिंड के वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। v बराबर u प्लस AT गति का तीनों समीकरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक नॉमिकल है कि यदि जब पिंड 6 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति की गणना मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर में करें। तो दोस्तों ये कह रहा कि उसकी गति तो टोटल 30 किलोमीटर चलता है और ये 6 घंटे में, तो यहाँ से 6 पंजे 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब इसी को मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो इसमें जो है हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो ये 25/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकल का, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है कि देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, प्रथम क्वेश्चन यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी यात्रा के पहले आधे भाग में यह पिंड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, फिर अगले आधे में यानी अगले आधे समय में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा। टोटल दूरी 60 और 10 70 किलोमीटर हो जाएगा और एक यानी टोटल 2 समय हो जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका आंसर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक कार पहले घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर तय करता है। तो ट्रेन की औसत गति पूछा है, तो टोटल दूरी 30, 60, 90 और 10 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा यानी 100 टोटल दूरी 100 हो जाएगा। 1 मिनट बट समय हो जाएगा 3 घंटे यानी तीनों 1, 2 और 1 3 तीनों 1-1 घंटा गया है तो 3 घंटा यहाँ से हो जाएगा 33.33 यानी इसका आंसर हो जाएगा टोटल 33.33 इसका टोटल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक कार की गति 4 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो इसका त्वरण पूछा है। तो देखिए अंतिम वेग 50 है और प्रारंभिक वेग जो है 30 है, तो दोनों घटा दीजिए तो हो जाएगा यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे टी, यानी ये त्वरण बराबर होता है।
तो 50 में से 30 गया तो 20, इसी को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 हो जाएगा, और बट्टे टाइम कितना है तो 4 है, 4, तो 4 पंचे 20, यानी 25/18 हो जाएगा, 25/18। जब 25 में 18 से भाग दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये 1.094 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। त्वरण है इसीलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक कार 0.5 घंटे में रुकती है, तो इसकी मंदता यानी मंदन पूछा है, त्वरण पूछा है, त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो ये भी होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे टी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली एक कार आप 0.5 घंटे में रुक जाती है, तो यहाँ पे अंतिम वेग जो है ये 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो है ये 30 है, तो 30 टाइम लगता है 0.5 घंटा। तो दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में पहले इसको सेकंड में बदलिए, तो सेकंड में बदलने के लिए पहले इसको मिनट में बदलेंगे, तो हो जाएगा यानी 30 मिनट, यहाँ से हो जाएगा बट 30 मिनट। जब 30 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो 30 गुने 60 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब ऊपर वाले को मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से, या इसी को आप लोग 1000 से गुना कर दीजिए तो ये मीटर में हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो है निकल जाएगा वो 60, माइनस का चिन्ह ही मंदता कहते हैं, यानी मंदन को ही हम लोग माइनस कहते हैं। तो माइनस चिन्ह नहीं लगा आंसर में रहता है, यानी मंदन में अगर मंदन लगा दिए तो माइनस चिन्ह नहीं लगाना होता है। चलिए, एक बच्चे द्वारा गलती से अपने छत से एक खिलौना गिरा दिया जाता है। ज़मीन पर पहुंचने से पहले खिलौना का अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड था, तो यहाँ पे अंतिम वेग जो है 8 मीटर प्रति सेकंड है, और भवन की ऊंचाई आपसे पूछा है। तो जब वेग दिया रहे तो न्यूटन का जो है थर्ड लॉ जो दिया गया था, थर्ड लॉ का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS, 2AS यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 8 दिया गया है तो 64 हो जाएगा, बराबर 2G कमांड हम लोग 9.8 लेंगे, और यहाँ से हम लोग S यानी ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकलेगा 3.26, 3.26 जो है मीटर यहाँ पे इसका इमारत की ऊंचाई निकलेगा। देखिए यहाँ पे 3.26 इमारत की ऊंचाई निकलेगा। चलिए अगला कि कौन सा समीकरण वेग समय को दर्शाता है, तो आपको बताए थे v बराबर u प्लस ए टी, यानी गति का प्रथम नियम में वेग और समय को दर्शाता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति चल रही है, तो इस समय में कार के द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे समय दिया गया है, जब भी समय दिया रहे और आपसे दूरी पूछे जाए तो आपको बताए थे, यानी गति का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो गति का सेकंड लॉ क्या होता है, तो यू टी यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो है प्रारंभिक वेग दिया गया है 5 है, टाइम जो है टाइम कितना है तो 5 है, तो 5 देंगे, प्लस हाफ त्वरण जो है त्वरण देखिएगा यहाँ पे 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, और टाइम 5 है तो 5 25 हो जाएगा, तो ये 5 25 हो जाएगा। यहाँ से 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 हो जाएगा, यानी 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। गति के समीकरण में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, तो प्रथम v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये गलत दिया गया है, यानी प्रथम ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गति के दूसरे समीकरण के बीच से, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो दूसरे समीकरण के बीच जो है ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें s विस्थापन है तो ये यानी स्थान हो जाएगा, और समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थान और समय को बीच संबंध दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी समय दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेकंड फार्मूला लगाएंगे गति का, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 96 मीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है और ये 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और अंतिम वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5/2 हो जाएगा, यानी वेग बटे समय हो जाएगा त्वरण, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो ये फॉर्मूला दिया गया है ये गलत दिया गया है। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण पूछा है। तो त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। देखिए अंतिम वेग दिया गया 6, प्रारंभिक वेग 0 है, बटे 30 यानी 6/30, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 6×5 यानी 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ का फॉर्मूला होता है प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी बल अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा उदाहरण न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा ये दोस्तों, ये यानी जब बस अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की ओर झटके महसूस करती है, ये न्यूटन का प्रथम नियम का ही परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति का नियम का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1687 में ये प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में जो है ये न्यूटन गति का नियम प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेपित का पथ जो है ये कैसा होता है? तो प्रक्षेपित जो है इसका पथ यानी पैराबोला होता है, यानी जो दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी पैराबोला आकार होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम का उदाहरण है ये रॉकेट प्रक्षेपण, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का ही जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है? तो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन का ही माप है। एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला है कि एक नाविक आगे की ओर कुड़ता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है, तो यह किस नियम के उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है ये जो है गति का तीसरा नियम का उदाहरण है, ये गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है ये गलत है? जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका महसूस करता है। जब अचानक रुकती है तो ये पीछे की ओर जो है 1 मिनट झटका महसूस करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब घूमता पंखा रुकता है, यानी घूमता हुआ पंखा रुकता है तो वह कुछ समय तक घूमते रहता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री आगे की ओर झटका महसूस करता है, तो दोस्तों ये पीछे की ओर होना चाहिए, यानी यहाँ पे पीछे की ओर होना चाहिए ना कि आगे की ओर, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के नियम यह बताता है कि दीवार पर फेंकी गई गेंद टकराकर वापस आती है? तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ही हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें सेकेंड जो चैप्टर था इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 3 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी साथी नए हैं जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज डेली अपलोड हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को हम लोग टारगेट रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, तो इस लाइक को भी आप लोग जल्दी से हिट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही देखने को मिले। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, नए साथी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।